जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी का परीक्षा बीपीएससी सिविल सेवा का परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित होने वाला है। इसमें कई सारे विषय पूछे जाते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री से लगभग 30 से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से 28 से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी कड़ी में हम लोग 17वीं बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए करंट अफेयर के लिए एक बुक है हमारे पास, प्रतियोगिता दर्पण। तो काफ़ी बेहतरीन बुक मानी जाती है, जो कि समसामयिक की वार्षिकी के रूप में आता है। 2024 का ये वॉल्यूम 1 है, आगे चल के वॉल्यूम 2 भी आने वाला है। तो अभी से हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से वॉल्यूम 1 को, प्रतियोगिता दर्पण जो अतिरिक्तांक है उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे चल के इसी करंट अफेयर देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसका सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इंडेक्स देखने का, टॉपिक देखने का, कौन कौन सा टॉपिक है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है अयोध्या में राम मंदिर, काफ़ी चर्चा में भी रहा था और काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है। इसको हम लोग देखेंगे, एक अयोध्या में राम मंदिर। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। चलिए, एक टॉपिक ये हम लोग देखेंगे। चुनावी बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, सरकार में पक्ष में विपक्ष में काफ़ी ज़्यादा गतिरोध भी उत्पन्न हुआ था, और इस बारे में भी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के क्या, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्देश थे, किस प्रकार से रद्द किया गया, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये हो गया। इसका अंतरिम बजट, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, इस पर विशेष बल दिया है, चूंकि इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी में क्वेश्चन भी रहते हैं, तो इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। वोट ऑन अकाउंट या लेखांकन चर्चा में था, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये सब जो हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। हिमालयन वनाग्नि, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गुजरात सरकार के दंड परिहार के निर्णय पर रोक, इसको देखते हैं। ये सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, इसको भी देख लेंगे। तमिलनाडु द्वारा उद्योग की नियुक्ति, इसको भी हम लोग देखेंगे। भारत में महिला आंतरिक प्रवासन के संबंध में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े, इसको भी देखेंगे, चूंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बिहार सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए कई सारी योजनाएं लाती है, देखती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, महिलाओं के आंतरिक प्रवासन के संबंध में अगर कोई मुद्दा होगा आवधिक श्रम बल से, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता देश में लागू। ये भी इम्पोर्टेंट है, 18वीं लोकसभा चल रहा था, इसमें क्या सब कार्यक्रम हुए, आचार संहिता और कितने चरणों में चुनाव वगैरह हुए, तो ये सब हम लोग देखने का इसमें प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्र की उपलब्धियां राष्ट्रपति द्वारा लिखी है। हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए, जिसको भी कोशिश करें समझने का। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। देश के सबसे लंबे सी ब्रिज, अटल ब्रिज का उद्घाटन, ये भी इम्पोर्टेंट, इसको भी समझेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है। देश में हिम तेंदुआ, इसको भी देख सकते हैं हम लोग। भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज में नेटवर्क में शामिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुजरात का पारंपरिक गरबा नृत्य, ये भी हाल ही में कोई परीक्षा आयोजित हुआ था, उसमें यह पूछा भी गया था, शायद बीपीएससी यूपीएससी में शायद पूछा गया था। ठीक है, यूपीएससी में 16 जून को आयोजित किया गया था। मेरा गांव मेरी धरोहर, संस्कृति मंत्रालय की नई परियोजना, इसको भी हम लोग देखेंगे। 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट क्या है, इसको भी समझेंगे। देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, इसको भी देख लेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसमें क्या है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के साथ मेरा युवा भारत का शुभारंभ, इसको भी देखेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको भी देखेंगे। संसद में विशेष सत्र में नए संसद भवन में विधायी कार्य प्रारंभ, पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन, इसको भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महिला आरक्षण अधिनियम 106वां संविधान संशोधन, ये भी देखेंगे। शांति निकेतन और होयसर के पवित्र समूह और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, ये भी आया था यूपीएससी में, शांति निकेतन, तो इसको भी देखेंगे। इसको भी देखेंगे हम लोग। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2014, इसको भी देखेंगे। तो हम लोग क्या है, राष्ट्रीय परिदृश्य में इस अंक में 15 टॉपिक से लेके 31 टॉपिक तक है, इसको पहले देखने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग क्या है आगे और भी जो टॉपिक हैं उस पर हम लोग देखेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, शुरू से ही। चलिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें क्या है, वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात
अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 22 जनवरी 2024 को। हिंदू समाज के वर्षों के संघर्ष की परिणति भगवान राम की जन्मस्थली पर राम समाज की स्थापना पर वहां स्थापित की गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में हुई। प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान की भूमिका निभाते हुए विशेष मुहूर्त में पूरा किया। 84 सेकंड का यह विशेष मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12 बजे 8 सेकंड से लेकर 12:30 तक ज्योतिषाचार्य द्वारा निर्धारित किया गया। तो हम लोग को इसमें क्या है, डेट याद रखना है। एक तो नरेंद्र मोदी जी यजमान की भूमिका में थे, और यह प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? 22 जनवरी 2024 को। कहाँ हुई? अयोध्या में, राम मंदिर के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अयोध्या में अत्याधुनिक संपन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की गई। तो इसी कड़ी में क्या देखते हैं, एक हवाई अड्डा का भी निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्थापना हुआ, या शिलान्यास हुआ है, या फिर सेवा दे रहा है। तो हम लोग देखेंगे अयोध्या में। कह रहा है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर भी हवाई अड्डे जैसी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। अयोध्या धाम जंक्शन का पुराना नाम क्या था? अयोध्या कैंट। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। आने वाले यात्रियों को रुकने के लिए अच्छे से अच्छे होटलों की स्थापना का कार्य जारी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के समय भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था। प्रश्न आ सकता है कि भूमि पूजन अयोध्या में राम मंदिर की कब हुई थी? 5 अगस्त 2020 को। और प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? 22 जनवरी 2024 को। मंदिर के वास्तुकार कौन थे? यह भी प्रश्न आ सकता है। तो गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा, ये चंद्रकांत सोमपुरा कौन थे? मंदिर के मुख्य वास्तुकार। ठीक है, और अगर आएगा कि जो है देश विदेश के इन्होंने क्या किया, कई सारे मंदिरों को डिजाइन तैयार किया है। वही अगर आ जाएगा कि प्रसिद्ध मूर्तिकार, ठीक है, रामलला की जो काले रंग की मूर्ति आप लोगों ने लगभग देखी होगी, प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसके मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगी राज। यहाँ ये वीवीआई पॉइंट है कि मूर्तिकार के जो है कौन प्राण प्रतिष्ठा, उसके मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगी राज। ठीक है, और अगर मंदिर के वास्तुकार तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या देंगे ऑप्शन? चंद्रकांत सोमपुरा। दोनों सही है। चलिए, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, जो हुआ था घटना, हालांकि हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं। खैर, भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर पहले से विद्यमान था, जिसे वर्ष 1528 में बाबर के सिपा सलार मीर वाकी ने तुड़वाकर वहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यह घटना कब हुआ था? 1528 में। और जो है मीर वाकी, पूछा जा सकता है मीर वाकी कौन था? तो बाबर के सिपा सलार तुड़वाकर वहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। विवादित स्थल और मंदिर के ही निर्माण के लिए दंगे 1853 में ही शुरू हो गए थे। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल जो भी पूछा जाता है। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल के आसपास बाढ़ लगवा दी, और ढांचे के अंदर मुस्लिमों वो ढांचे के बाहर चबूतरों में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। इस पॉइंट से क्या देखें, 1528 में क्या है, बाबर के सिपा सलार मीर वाकी ने वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपस में कई सारे वाद विवाद हुए। इसमें क्या है कि 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, अन्य हिंदू संगठनों ने प्रदेश सरकार के प्रतिरोध के बावजूद विवादित ढांचे को गिरा दिया था। बाद में 9 नवंबर 1900, तो ये भी दे सकते हैं कि विवादित ढांचे को कब गिराया गया था? 6 दिसंबर 1922 को। और बाद में 9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया। तो एक ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से फिर आधारशिला रखी गई, यहीं से फिर नींव रखी गई। इस पॉइंट को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 9 नवंबर 2019 को। उसके बाद के इसी फैसले के अनुपालन के तहत 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्य संपन्न किया गया था। 40 माह की अवधि के मंदिर निर्माण कर बालक स्वरूप भगवान राम की मूर्ति का स्थापना हुई। 22 जनवरी को 2024 को प्राण प्रतिष्ठा। तो इसमें हम लोग देखेंगे 5 अगस्त 2020 को क्या हुआ था? 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ, और 40 माह, इसको भी ध्यान रखना, 40 माह की अवधि में मंदिर निर्माण के बालक स्वरूप भगवान राम की मूर्ति का स्थापना 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को क्या हुआ था? प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। एक बार चित्र जो है, चित्र को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग देख पा रहे होंगे कि यही वह स्ट्रक्चर है, यही ढांचा है, किस प्रकार से जो है राम जन्मभूमि जो कि अर्पित से लेकर वर्तमान तक इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, जो कि क्या था? यह था। और इसमें रामलला की मूर्ति यहाँ पर 1949 में स्थापित की गई थी। 1993 में भारत सरकार ने 67 एकड़ अधिग्रहण किया। बाबरी मस्जिद यहाँ पर था,
शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को हुआ। 2.77 एकड़ विवादित भूमि थी, ग्राम चबूतरा। तो ये सब क्या है, एक समझने के दृष्टिकोण से ये सब क्या है जानना हमें जरूरी है। हालांकि इसमें भी काफी साथ जिसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे मीरवा के बारे में। 1528 में क्या था, राम जन्मभूमि मंदिर था। तो ये क्या एक जानकारी के तौर पर आप लोग रख सकते हैं, नंगे भर की ये सब जानकारी। लेकिन ये एग्जाम पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके वास्तुकार कौन थे मूर्ति के, फिर क्या है मूर्ति जो जिन्होंने मंदिर बनाया, मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे, उसके बाद कब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने अपना क्या है कि कब निर्णय दिया इस बारे में। तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम लोग देखें। चलिए आगे, जैसे क्या है कि और क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, जैसे कि मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो कैसी थी, नागर थी, बेसर थी, या फिर द्रविड़ शैली थी। तो हम लोग समझते हैं कि मुख्यतः मंदिर स्थापत्य की कितने प्रकार की शैली होती है, 3 प्रकार की शैली होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली के मंदिर में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र, मतलब हिमालय से लेकर, जैसे अगर इंडिया का हम लोग मैप बनाए, इंडिया का अगर हम लोग मैप बनाते हैं मिलता है, तो ये वाला हिमालयन रेंज है, ये वाला हिमालयन रेंज है। तो कहा कहा जा रहा है कि हिमालय, हिमालय से लेके विंध्य पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखला है, यहीं से दक्षिण भारत का प्रारंभ होता है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें क्या है, नागर शैली का लगभग विकास हुआ। किसका, वो नागर शैली, नागर शैली का। उसके बाद कह रहा है कि द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, पेन्नार, गंगई आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे कृष्णा नदी बहती है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आसपास। कृष्णा नदी से लेके जो दक्षिण भारत का जो है भूमि का अंतिम छोर है, वो क्या है, कन्याकुमारी। यहाँ पर किस प्रकार के मंदिर निर्माण हुआ, इसमें इसमें हम लोग द्रविड़ शैली के मंदिर निर्माण, द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत को भी आपको जाने का मौका मिलेगा, आप देखेंगे कई प्रकार के जो है प्लेटफॉर्म टाइप से होते हैं, इस टाइप से होते हैं कि उसमें स्ट्रक्चर होता है, अलग ही प्रकार का होता है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे भी देख सकते हैं। और एक मंदिर का शैली होता है बेसर शैली, जो कि क्या है कि विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया सब में विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक बेसर शैली का कि मंदिर का निर्माण हुआ है। तो हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से भी समझ गए, और जानकारी के तौर पर पता चला कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें नागर शैली है, उसके बाद क्या है कि बेसर शैली, नागर शैली हिमालय से विंध्य श्रृंखला तक, उसके बाद विंध्य श्रृंखला से कृष्णा नदी तक बेसर शैली, और कृष्णा नदी से दक्षिण भारत के अंतिम छोर, स्थलीय छोर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के रूप में मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये भी हम लोग समझ गए। आखिर आखिर कई सारे ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि पंचायतन शैली से आप क्या समझते हैं। तो क्या है कि नागर शब्द से निर्मित है। सर्वप्रथम नगर में इस शैली के मंदिर निर्माण होने कारण से मंदिर निर्माण की नागर शैली कहते हैं। ये भी चलिए ठीक है। इस शैली के मंदिरों में आमतौर पर निर्माण की पंचायतन शैली, नागर शैली में किस प्रकार के हो, पंचायतन शैली। नागर शैली के बने मंदिरों में शिखर में अपने ऊंचाई क्रम में क्रम से पतला होता है। तो इसको जानकारी उतना नहीं रखना है। पंचायतन शैली क्या है, मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी है। यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट। इस प्रकार से वर्तमान में अभी क्या है, मंदिर का निर्माण इस प्रकार से हुआ है, जिसमें यही सब विशेषता है कि यह क्या है, मंदिर जो है नागर शैली में जो निर्मित हुई है, इसकी विशेषता देखिए 3 मंजिला मंदिर है। किस प्रकार का मंदिर है, 3 मंजिला मंदिर है। और क्या है, पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मिर्जापुर और बंसी पार्क राजस्थान की पहाड़ियों से बलुआ पत्थर पूछा गया, गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ से मंगवाया गया है, तो मिर्जापुर से मंगवाया गया है, बंसी पार्क से मंगवाया गया। उसके बाद क्या है कि मुख्य मूर्ति मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा, हम लोग देखिए कि अरुण योगीराज द्वारा तैयार किया गया, जो कि 51 इंच की है। मंदिर के निर्माण में किसी भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि मंदिर के निर्माण में किसी भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। निर्माण कंपनी, ये एक बार इसी तरह से संसद भवन का निर्माण हुआ था, बीपीएससी में शायद पूछा गया था कि लार्सन ने क्या कि जो है किस कंपनी द्वारा जो है संसद भवन का निर्माण किया गया था। तो उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो मंदिर जो अयोध्या में निर्माण हुआ राम मंदिर, यह किस कंपनी द्वारा किया गया, लार्सन एंड टर्बो, L&T। तो आपको ये ध्यान रखना है।
चलिए ये दोनों भी पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है नहीं है। नागर शैली के बारे में कह रहा है। हाँ, और एक बात ये चीज ध्यान रखें हम लोग, जैसे क्या है, ये नागर शैली में बने मंदिर शिखर आमतौर पर लैटिना लैटिना हो गया, रेखा प्रसाद फमसाना बल्लमी। पूछा जाएगा कि ये क्या है, लैटिना फमसाना बल्लमी क्या है। तो नागर शैली में बने मंदिरों के शिखर के प्रकार, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं। हालांकि काफी सारे पॉइंट हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ हैं जो कि हम लोग देखेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग, ऐसे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य जैसे दिया हुआ है। मुख्य वास्तुकार कौन थे, चंद्रकांत बी सोमपुर, ये हम लोग पढ़े। निर्माण कंपनी कौन थी, L&T। परियोजना प्रबंधन कंपनी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा किया गया था। डिजाइनर सलाहकार कौन थे, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, CBRI रुड़की, SBNIT सूरत, NGRI हैदराबाद। इन सब के मिलकर सहयोग से डिजाइन तैयार किया गया था। मूर्तिकार कौन थे, अरुण योगी राज, गणेश भट्ट, सत्यनारायण पांडे। मुख्य मूर्तिकार थे अरुण योगी राज, जो कि मैसूर से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द दिया। देखिए संविधान में जैसे देखिए जो भी वर्णित होते हैं संवैधानिक होते हैं, कुछ होते हैं गैर संवैधानिक, कुछ होते हैं संवैधिक। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मुद्दा है और चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है और करंट अफेयर का भी टॉपिक चल रहा है, तो हम लोग इसको आगे देखते हैं, समझते हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए 15 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, यह शुरुआत कब हुआ था, चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरुआत, 2018 में। ठीक है, और रद्द कर दिया गया 15 फरवरी 2024 को। राजनीतिक दलों को चंदा देने के माध्यम से, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है स्कीम है, इसके माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक माध्यम था, जिसके तहत भारत का, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड में। हम लोग देखते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड खरीद कर अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकते हैं। यह बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ मूल्य के जारी होते थे। इन बॉन्ड पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। इन बॉन्ड का उपयोग केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव कुल पड़े मतों का 1% प्राप्त किया हो। मतलब यह है क्या कि आप किसी भी राजनीतिक दल को SBI से चाहे बॉन्ड लेके खरीद के, ठीक है, SBI या फिर SBI से आप क्या कर सकते थे, चंदा दे सकते थे, दान दे सकते थे, जो कि 1 करोड़, 1,000 से लेके 1 करोड़ तक, मतलब 1,000 से लेके 1 करोड़ तक के जारी होते थे। और वही मतलब उनको दिया जाना होता था जिन्होंने पिछले, मतलब क्या है कि चुनाव में क्या राजनीतिक दल जो कि क्या है कि जो पंजीकृत है, और दूसरी बात है कि 1% मत भी प्राप्त किया हो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में। ठीक है, तो इसको जो है ना, इसको ये इसका प्रावधान था। इसी में क्या था, चुनावी चंदों के पारदर्शी बनाते हुए इसमें काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें देखते हैं कि 5 या सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, ठीक है, यही अभी क्या है मुख्य न्यायाधीश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, की अध्यक्षता वाले 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 15 फरवरी 2024 को सुनाया। मतलब अभी हम लोगों ने देखा 15 फरवरी 2024 को, जिसके अंतर्गत 2 अलग अलग पेंशन योजना को असंवैधानिक 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 बताते हुए कहा गया, यह योजना भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता था, RTI का भी यह उल्लंघन करता था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का भी। फैसले में कहा गया कि इस योजना में सूचना के अधिकार के मुकाबले गोपनीयता को प्रधानता दी गई थी। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि इसमें क्या है कि बताना जरूरी नहीं था कि कौन जो दे रहे हैं, मतलब चंदा कौन दे रहे हैं, ठीक है, ये बताना नहीं था, तो पारदर्शिता इसमें नहीं था, गुमनाम तरीके से इसमें दान कर सकते थे, इसको कहा गया है। इसमें कह रहा है कि यह जो है भारतीय संविधान के सूचना का अधिकार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन फैसले में बताया गया। मतलब क्या है, इस प्रकार से
क्या है कि RTI का भी अधिकार का उल्लंघन हुआ। भाषण वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है 19(1) में, उसका भी उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का फैसला दिया गया। चलिए कुछ हम लोग क्या है चुनावी बॉन्ड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में क्या है। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति राजनीतिक दलों को धन दान कर सकता है। यह योजना राजनीतिक दलों की गोपनीय तरीका से फंडिंग की अनुमति। तो चुनावी बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग बॉन्ड क्या है, इसमें राजनीतिक दलों क्या है, आप धन दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है, और यह क्या है, गोपनीय तरीके से फंडिंग की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना 29 जनवरी 2018 को लागू हुई थी। 29 जनवरी 2018 ध्यातव्य है कि चुनावी बॉन्ड योजना EBS की घोषणा पहली बार वर्ष 2017 के बजट में की थी। इसकी घोषणा कब की गई थी, 2017 के बजट सत्र में। बाद में इसे जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड को सक्षम करने के लिए वित्त अधिनियम 2017, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2017, ठीक है, 2017 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर 1961 और कंपनी अधिनियम 2017 क्या है कि के माध्यम से क्या अधिसूचित किया गया था। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि वित्त अधिनियम, हालांकि ये डीप है काफ़ी, इतना प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं आयकर अधिनियम 1961, उसके बाद क्या है कंपनी अधिनियम 2017, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2013, उसके बाद क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और वित्त अधिनियम 2017। तो इन सब के क्या है कि माध्यम से, संशोधन के माध्यम से यह अधिसूचित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि वैसे जो है लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा में डाले गए वोटों कम से कम 1% जिन्होंने हासिल किया है वो चुनाव बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने के पात्र हैं। ये भी इसका एक जो है इस योजना का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें 1,000 रुपया से 1 करोड़ रुपया तक के जो है क्या है बेचे जा सकते हैं, मतलब खरीद के इसमें क्या चंदा रुपये दिए जा सकते हैं। तो ये है, अभी इसमें लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इसको देखते हैं। राजनीतिक दलों जैसे क्या क्रय करने के बाद दान करता है, इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टियों में दान दे सकता है। यह ब्याज मुक्त होता है, तो टैक्स नहीं लगेगा, और धारक द्वारा मांगे जाने पर दे होगा। ठीक है, कह रहा है कि राजनीतिक दलों को ऐसे बॉन्डों को प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भुनाने और अपनी चुनावी खर्चों को निधि देखने का विकल्प होता है। वर्ष 2022 में इस योजना में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत नया पैरा पेश किया गया जिसके अनुसार राज्यों की विधानसभा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 15 दिनों के अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की गई। देखिए ये सब नहीं जानना है, केवल आपको इतना जानना है कि चुनाव बॉन्ड क्या होता है। इसमें 1,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फंडिंग दे सकता है, SBI के माध्यम से दे सकते हैं। 29 जनवरी को यह प्रारंभ किया गया था। इसमें धन देने का एक क्या प्रक्रिया है, यह ब्याज मुक्त होता है। यह क्या है कि केवल विशिष्ट समय अवधि के दौरान ही खरीदे जा सकते हैं चुनावी बॉन्ड। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं। चलिए इसमें क्या था कि 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग से साझा करने को पीठ ने कहा था। पीठ ने यह भी निर्देश दिया था कि बॉन्ड भुनाए नहीं गए, उन्हें बैंकों को राशि वापस कर दिया जाए, बॉन्ड की राशि लौटाएगा। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, और आखिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योजना को निरस्त किए जाने का आधार क्या था, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया कि गुमनामी चुनावी बॉन्ड के अधिकार एवं संविधान की धारा 19(1)(1) का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, धारा 19(1)(1) का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार काले धन पर अंकुश लगाने को जैसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। RTI का जो उल्लंघन का मामला है इसको उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 में किया गया संशोधन जो कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक धन की अनुमति देता है स्पष्ट रूप से मनमाना है। यह भी है निरस्त किए जाने का आधार। उसके बाद क्या देखते हैं, न्यायालय ने सरकार के इस तरह की आलोचना की कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के आय के स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। यह भी दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा वित्तीय सहायता के बदले में बदलने की व्यवस्था हो सकती है। केएस पुट्टा स्वामी मामले 2017 में जिसमें निजता के अधिकार को बरकरार रखा था को संदर्भित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट अनुपातिकता परीक्षण पर भरोसा करते हुए कहा केंद्र सरकार को एक नई प्रणाली डिजाइन करने पर विचार करना चाहिए जो अनुपातिकता
समानता को संतुलित करती है और समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, तो ये चीज़ था। इसमें हम लोग देखते हैं कि चुनावी बॉन्ड से प्राप्त कितने फंड प्राप्त हुए। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि भाजपा जो कि भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, इनको क्या है 5.271 मतलब कितना है 2017-18 से 2021-22 के बीच में जो है टोटल क्या है कि 9,203.23 करोड़ रुपए के मूल्य चुनाव बॉन्ड की बिक्री हुई। इसमें सर्वाधिक जो है हुआ 5,271.97 करोड़ रुपया का बिक्री जो हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा लाभ किस पार्टी को मिला? भाजपा को मिला, यानी भारतीय जनता पार्टी को। फिर मिला कांग्रेस को 952.29 करोड़। उसके बाद क्या हुआ तृणमूल कांग्रेस को, बीजेडी को, डीएमके को, एनसीपी और जेडीयू को हुआ 24.4 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अगर पूछा जाए चुनावी बॉन्ड के आधार पर सबसे अधिक पार्टी किस पार्टी को जो है बिक्री हुआ, किसको लाभ मिला, तो सर्वप्रथम भाजपा को मिला, फिर कांग्रेस को मिला, फिर तृणमूल कांग्रेस। इस प्रकार से हालांकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जुड़े फिर भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। देखिए संलेखना, आप लोग पढ़े होंगे, जैन धर्म के बारे में जानते हैं, ओवरव्यू देखते हैं आज इसको। चलिए पढ़ने का मौका मिला। संलेखना में होता क्या है, मतलब जैन साधु या जैन संत क्या है कि मतलब भूख के माध्यम से या फिर क्या है कि वह जो है दीक्षा लेते हैं और भूख वगैरह खाना वगैरह त्याग देते हैं और संलेखना प्राप्त करते हैं। कर्नाटक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहाड़ी पर जो है किया था संलेखना, तो उसका काफ़ी इतिहास में क्या है कि इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। चलिए अभी हम लोग करंट अफेयर के दृष्टिकोण से देखते हैं संलेखना या संधारा प्रथा। हाल ही में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा संलेखना कर अपना देह त्याग दिया गया। दिगंबर मुनि परंपरा के अनुसार विद्यासागर महाराज ने अपने जीवन काल लगभग 505 मुनियों को दीक्षा दी है। ठीक है, कौन नाम था? आचार्य विद्यासागर महाराज जी संलेखना द्वारा देह त्याग दिया। ठीक है, कह रहे संलेखना जैन धर्म की नैतिक आचरण परंपरा के अनुसार एक व्रत है। यह स्वेच्छा से भोजन और तरल पदार्थों का सेवन धीरे धीरे कम करके मृत्यु तक उपवास करने की धार्मिक प्रथा है। तो हम लोग समझ गए कि यह क्या है कि खाने पीने की प्रक्रिया को कम करके यह क्या है उपवास करने की धार्मिक परंपरा है। जैन परंपरा के अनुसार संधारा जीवन के अंतिम, या संधारा भी कहते हैं इसको, संलेखना भी कहते हैं, संधारा भी कहते हैं। संधारा जीवन का अंतिम वो तब विशेष के रत्ना उल्लेखनीय है कि जैन धर्म दो पंथ है, श्वेतांबर और दिगंबर। हम लोग पढ़े श्वेतांबर द्वारा इसे संधारा, श्वेतांबर द्वारा क्या कहते हैं संधारा, श्वेतांबर जो क्या है वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, और जो क्या नग्न अवस्था में रहते हैं उनको कहते हैं दिगंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जबकि दिगंबरों द्वारा इसको क्या कहला गया, संलेखना कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या है थोड़ा डिटेल है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा संलेखना किया गया। श्वेतांबर जो होते हैं उसको संधारा बोलते हैं और दिगंबर जो है क्या बोलते हैं, संलेखना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें में क्या था कुछ जो है इसमें कुछ वाद विवाद हो गया था सामाजिक मुद्दों से लेकर, तो इसी बारे में पक्ष में है, बाद में मतलब वाद विवाद किया गया है। यह इतना परीक्षा की दृष्टिकोण से जानना जरूरी नहीं है। हालांकि राजस्थान कोर्ट में यह मामला संज्ञान में था, जिसमें कहा गया था कि यह जो है संवैधानिक तौर पर मान्य है या नहीं है, या फिर इच्छा मृत्यु के रूप में भी तो नहीं है, या क्या है इसका उल्लेख उद्देश्य क्या है, केवल आत्मशुद्धि ये है, या फिर क्या है कि और भी कुछ हो सकता है। तो यह क्या है कोर्ट में लंबित था, तो इसको हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें पक्ष में विपक्ष में तर्क था कि कभी आप लोग विशेष जानकारी हो तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं अंतरिम बजट 2024-25 में वित्त ब्लू इकोनॉमी 2.0 की अवधारणा विशेष बनी। ये क्या है ब्लू इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग समझते हैं क्या है 1 फरवरी 2024 को तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 में अन्य घोषणाओं के साथ क्या हुआ पारित किया गया, जिसमें क्या है जिसमें पर्यावरणीय अनुकूल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। क्या होता है पर्यावरणीय अनुकूल आर्थिक विकास, इस सेंटेंस को आप समझिए। कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसके माध्यम से समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर ध्यान देने के साथ
बजट का मुख्य लक्ष्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास। मतलब हम लोग समझ पा रहे होंगे कि यह क्या है, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग क्या है, करना है, लेकिन साथ ही साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की क्या है, रक्षा भी करना है, और इसके माध्यम से क्या है, आर्थिक विकास करना है। तो इसको हम लोग समझते हैं ब्लू इकोनॉमी होता क्या है। देखिए, ब्लू इकोनॉमी क्या है, यह नीली अर्थव्यवस्था है। स्थिरता पर जोर देने के लिए महासागरों, सागरों, समुद्रों, तटों पर संबंधित सभी आर्थिक गतिविधियां, महासागर, सागर, समुद्र तटों पर संबंधित जितनी भी इकोनॉमिकली एक्टिविटी होती है, सभी क्या है, ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। विश्व बैंक द्वारा इसे समुद्री स्वास्थ्य के रूप में संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार सृजन के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, ये चीज है, इस चीज को हम लोग समझिए। जैसे क्या कि यह जो है कि यह अवधारणा आखिर आया कहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि गुंटर पॉली ने, तो पुस्तक पूछा जा सकता है कि द ब्लू इकोनॉमी के रचनाकार कौन है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे गुंटर पॉली हैं, उनका पुस्तक 2010 में क्या है आया था। इसी में क्या है कि ब्लू इकोनॉमी नवीन व्यवसाय मॉडल के साथ सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर यह जोर देता है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। चलिए, अब कह रहा है भारत के लिए क्या महत्व है। देखिए, भारत का हम लोग देखे हैं कि गुजरात से लेके लंबा कोस्टल एरिया है, 9 राज्यों तक क्या है, समुद्री सीमा भारत के लगी हुई है। जैसे गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, फिर केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद फिर उड़ीसा हो गया, फिर क्या पश्चिम बंगाल हो गया। इस प्रकार से 9 राज्य की समुद्री सीमा क्या है, लगी हुई कोस्टल एरिया से कनेक्टेड, जिसमें गुजरात की सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश की दूसरी है। तो इस प्रकार से क्या है कि लंबी तटीय अवस्थिति है, समुद्री जीवन की समृद्ध जैव विविधता है। उसके बाद क्या है, लक्षद्वीप समेत अन्य तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के पहल के साथ क्या है, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण के साथ को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह चीज जो है विशेष बल दिया गया था। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें क्या है कि 5 एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का मत्स्य संपदा योजना के तहत बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया था। तो काफी सारे क्रियाकलाप किए गए थे। इसका उद्देश्य जलीय कृषि निर्यात को 2 गुना कर 1 लाख करोड़ करना और निकट भविष्य में 55 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। तो ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतरिम बजट में नीली अर्थव्यवस्था 2.0 का संदर्भ दिया गया है, 2 जुलाई, जो जुलाई 2022 में जारी मसौदा नीति के ढांचे पर आधारित है। तो यही सब चीज है, इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी क्या होता है और भारत ने क्या सब इसके लिए प्रयास किए हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा क्या सब प्रयास किया गया है। इसमें क्या है कि इसको बढ़ावा देने के लिए डीप ओशन मिशन, भारत नॉर्वे टास्क फोर्स, सागरमाला परियोजना, O2 स्मार्ट, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति आदि को मिशन मोड के तौर पर क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा है भारत सरकार को। इस रूप भारत सरकार द्वारा इस रूप में क्या है कि इसके लिए क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज है। इसी में क्या है कि कई सारे तटीय विवाद भी सम्मिलित जाते हैं, जैसे भारत श्रीलंका कोस्टल एरिया जो अपना से होके जाता है, भारत मालदीव, भारत क्या है कि ये सब में भी क्या है, इसको अगर परे रख के अगर विकास के स्तर में किया जाए तो आपस में तटीय देश को भी फायदा मिल सकता है और तटीय राज्यों के क्रियाकलाप में भी आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हो सकती है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। चलिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान। यह हालांकि इम्पोर्टेंट वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। 18वीं लोकसभा है, पॉलिटिकल पॉइंट कह रहा है आगामी समय में होने वाला 18वीं लोकसभा चुनाव। हम लोग समझिए कि कौन सा चुनाव था, 18वीं लोकसभा चुनाव। ठीक है, अंतरिम बजट में वोट ऑन अकाउंट के रूप में प्रस्तुत किया। इस अवधि के दौरान निवर्तमान सरकार को केवल आवश्यक व्यय पूरा करने की अवधि की अनुमति है। तो मतलब केवल आवश्यक व्यय ही आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि अंतरिम बजट वाला साल छठा होता है और चुनाव भी 18वीं लोकसभा होने वाले थे, इसीलिए यही दिया गया। और अंतरिम बजट में क्या होता है कि अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट सब एक दूसरे के पूरक है, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी होता है। जैसे हम लोग अंतर को समझेंगे, जैसे अंतरिम बजट को समझिए
आमतौर पर अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति योजना और गैर योजना भी है, योजनागत भी है, गैर योजनागत भी है। और प्राप्तियों, करों में बदलाव, चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान और आने वाले वित्तीय वर्ष के अनुमानों का व्यापक अवलोकन शामिल है। इसमें कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव हो सकता है। तो इस प्रकार से होते हैं। अब लेखानुदान के बारे में हम लोग बात करते हैं। वोट ऑन अकाउंट, विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, केंद्र सरकार के वेतन, चल रही परियोजनाओं के वित्त पोषण और आवश्यक सरकारी व्यय से आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए भारत के समेकित निधि से धन, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसदीय मंजूरी प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसमें आमतौर पर प्रमुख नीतिगत घोषणाएं या कर व्यवस्था में व्यापक बदलाव शामिल नहीं होते, जैसा कि संविधान के 116 हम लोग पढ़े होंगे। 116 में क्या है, यही लेखानुदान से संबंधित है, संचित निधि से संबंधित है। लेखानुदान सरकार को उसके अल्पकालिक व्यय को पूरा करने के भारत के संचित निधि से एक अग्रिम अनुदान है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि यह लेखानुदान इस प्रकार से होता है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वित्त पोषण संबंधित सरकारी व्यय से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें हम लोग देख लिए कि ऐसा ऐसा ये सब हुआ था, चुनाव होने वाले थे इसलिए। और वैसे वैधता अवधि कितना होता है, ये जो हुआ पारित, इसमें क्या आमतौर पर 2 से 4 महीने के लिए लेखानुदान क्या होता है, वैध होता है। और कुछ समय के लिए अल्पकालिक व्यय को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा समेकित निधि से धन निकालने के अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं करती। हिमालय में वनाग्नि अगला अलग पॉइंट है, हालांकि ये मेंस के दृष्टिकोण से या फिर इसे के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। खैर, इस वर्ष शीत ऋतु में हिमालयी क्षेत्र में विशेषकर हिमाचल और उत्तराखंड की वनाग्नि की कई घटनाएं सामने आई है। सर्वेक्षण के अनुसार 16 अक्टूबर 2023, इस डेट को छोड़ दीजिए, इसमें क्या हुआ कि वनाग्नि 16 अक्टूबर 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच वनाग्नि के 2050 से ज़्यादा घटनाएं हुई, जो विगत वर्ष इस अवधि के दौरान वनाग्नि की 296 घटनाओं की तुलना में काफ़ी अधिक है। मतलब क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इस प्रकार की समस्या से हमें क्या रूबरू होना पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा जो है इस प्रकार की हो रही स्थिति। तो इससे बचने के लिए क्या है कि क्या सब उपाय किए सकते हैं, क्या किए जा सकते हैं, इसी के बारे में क्या है विस्तार से दिया हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं, सूखे जंगलों या झाड़ियों जैसे ज्वलनशील वातावरण में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होकर फैलने वाली भयानक आग को वनाग्नि कहते हैं। ठीक है, सूखे जंगलों और झाड़ियों में ज्वलनशील वातावरण में अप्रत्याशित रूप से, काफी भयावह हो गया आग, इसको क्या बोलते हैं, वनाग्नि। ऐसी आग प्राय एक बड़े क्षेत्र और काफी लंबे समय तक अनियंत्रित रूप से जलती रहती है। सामान्यतया दीर्घकालीन गर्मी, शुष्क मौसम या बिजली गिरने से प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय लापरवाही, शुष्क मौसम, बिजली गिरने की प्राकृतिक आग या मानवीय लापरवाही से वनाग्नि का कारण है। जंगल में लगने वाली आग का मुख्य कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें क्या सूखी लकड़ियां आपस में क्या है टकराती हैं, घिसती हैं, इससे क्या चिंगारी वगैरह उत्पन्न होता है, आगे चल के वनाग्नि जैसी घटना होती है। सूखी लकड़ियां ज्वलनशील पदार्थ के कारण तेज फैलती। कई बार जंगलों में लगने वाली आग के कारण बिजली गिरना, अत्यधिक सूखी लकड़ियां, पेड़ पौधे, सूखे पत्ते भी बनाए। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है कि आमतौर पर वनाग्नि को 3 रूप से वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी जानना इस तौर पे जरूरी क्या होता है, वनाग्नि कैसे होता है, नहीं होता है। तो देखिए, क्राउन आग, सतही आग, भूमिगत आग। क्राउन आग किसको बोलते हैं, पेड़ अपनी पूरी लंबाई अर्थात ऊपर तक जल जाते हैं और ये सबसे तीव्र और खतरनाक जंगली आग होते हैं। ठीक है, और ये क्या, ये दोनों अलग प्रकार है। चलिए हम लोग देखते हैं मानव जनित कारण देखते हैं, आखिर मानव द्वारा जो है हिमालय क्षेत्र में वनाग्नि के कारण किए गए हैं, किस प्रकार से होता है। देखिए, मानव जनित, देखिए 2 प्रकार के वनाग्नि होते हैं, एक तो होंगे मानव जनित और एक होंगे प्राकृतिक, जैसे बिजली गिरने की घटना आई, या फिर क्या है आपस में क्या है पेड़ वगैरह टकराए और हवा तेज चल रहा था, इस टाइप से आग लग गई। दूसरा क्या होता है, काफी सारे मानव भी जैसे तस्करी करते हैं या पेड़ों की कटाई करते हैं, उसके बाद क्या है साथ छुपाने के लिए या फिर जानकारी क्या है वन विभाग को या सरकार को नहीं लग पाए, इसलिए क्या करते हैं बिलों में आग लगाते हैं, ताकि क्या है जल के नष्ट हो जाए और सरकार तक ये जानकारी नहीं मिले। तो दोनों प्रकार से होती है। या फिर कोई क्या कहते हैं कि कुछ जो है
ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे माचिस की तीली या घर बनाना या फिर खाना वगैरह बनाना या खेतों में जंगलों में या फिर धूम्रपान या फिर तम मतलब आग से इस प्रकार से अगर कोई क्रियाकलाप होता है, इससे भी आग जो बाय डिफ़ॉल्ट कभी-कभी लग जाता है, दोनों प्रकार से होते हैं। इसी में देखते हैं मानव जनित कारण देखते हैं। अध्ययनों में पता है कि लगभग 90% जंगलों का आग मानव जनित देखिए क्या स्पष्ट कर रहा है कि लगभग 80 मानव जनित होती है। मानव जनित लापरवाही जैसे कि कैंप फायर को बिना बुझाए छोड़ जैसे कि कैंप करते हैं, वहाँ पे क्या है आग को बिना बुझाए छोड़ दिए, सिगरेट पीने के बाद भी लापरवाही से फेंक दिए। इस प्रकार से क्या आगजनी हो सकती है। प्राकृतिक कारक में हम लोग क्या देखते हैं, आकाशीय बिजली, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इससे भी गर्म मैग्मा जो लावा बाहर निकलता है तो आग कारण लग सकता है। तापमान जैसे काफी ज्यादा उच्च तापमान रहेगा तो वायुमंडलीय तापमान सूखापन जंगलों को आग लगने के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियों को निर्मित कर देता है, इसकी वजह से आग लग जाता है। तो ये सब पॉइंट को हम लोग जैसे ज्वलनशील क्या है वृक्ष प्रजातियां, कुछ कुछ चीर पाइन जैसे क्या होती है, काफी ज्यादा पेड़ पौधे में क्या है इसकी वजह से ये जो काफी ज्वलनशील तुरंत इसमें आग लग जाता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और इस वाले हिमाचल के क्षेत्र में 15 वन क्षेत्र में क्या है चीर पेड़ भी लगे हुए हैं। दीर्घकालीन बहुत दिन से सूखा रखने के कारण क्या था, बर्फबारी के बिना लंबे समय तक सूखा रहने से क्षेत्र में वनाग्नि की खतरा बढ़ जाता है। इस बातों का ध्यान रखेंगे। और वनाग्नि से होने वाले प्रभाव क्या सब होते हैं हम लोग देखिए समझिए। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, पौधे और जानवरों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता है निश्चित रूप से। वैश्विक तापमान वृद्धि होगा, ऑब्वियसली वृद्धि होगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे जलने लगेंगे तो क्या है CO2 का मात्रा में क्या है वृद्धि हो जाएगा। आदिवासियों और ग्रामीणों की आजीविका का नुकसान, पेड़ पौधे काट के या फिर टहनी से डंठल से क्या करते थे अपना आजीविका चलाते थे, उसको भी क्या है हाथ धोना पड़ा। और घर वगैरह तक भी आग का लपटे पहुंच सकता है। मृदा अपरदन, मिट्टी और उत्पादकता पे प्रभाव, मिट्टी क्या है जो उपजाऊ मिट्टी थी, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव वगैरह जो उत्पादकता बढ़ा के रखते थे मिट्टी की, तो वो क्या है कि वो भी नष्ट होते हैं, जिससे क्या उर्वरकता में वृद्धि होती है। माइक्रो माइक्रो क्लाइमेट, छोटे जलवायु की जगह में परिवर्तन होता है। वन संसाधन का नुकसान, ओजोन परत का क्षरण, जल ग्रहण क्षेत्रों का क्षरण, तो इस प्रकार से क्या है कि यह काफी गंभीर समस्या है। ठीक है, इस पे हम लोग को सरकार को सबको मिलकर विचार करना चाहिए और मानव जनित स्तर पे अगर कुछ हम लोग क्या जागरूक करें, कुछ निर्देश दें, कुछ डायरेक्शन दें तो क्या इसमें कमी आ सकती है मानव जनित के स्तर पर। ठीक है, अगला देखते हैं गुजरात सरकार के क्या था कि दंड देने, प्रहार देने के निर्णय पर रोक, तो हम लोग समझेंगे प्रहार होता क्या है। और गुजरात में जो ये चर्चा में रहा तो गुजरात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में वर्ष 2002 में गोधरा कांड, तो गोधरा कांड का संबंध किस साल से किस वर्ष से है, 2002 से है, जिसमें क्या भर के दंगे एक महिला बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार था, उसके परिवार के साथ सशस्त्र हत्या के दोषी 11 लोगों को दंड परिहार देने गुजरात सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया। किसने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। इसमें क्या परिवार को हम लोग समझते हैं कि परिवार परिहार होता क्या है, पॉलिटी का ये टर्म है। परिहार से तात्पर्य सजा की एक निश्चित अवधि पूरी कर लेने के उपरांत किसी दंड को या सजा की पूर्ण रूप से समाप्ति कर देना। एक निश्चित अवधि पूरा कर दिया, अब क्या उस दंड को क्या है या सजा को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। या फरलो और पैरोल दोनों की प्रवृत्ति से अलग है। फरलो वगैरह में क्या होता है कुछ समय के लिए पैरोल वगैरह समय दिया जाता है, लेकिन क्या है यहाँ क्या है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। दंड परिहार के अंतर्गत सजा की प्रकृति में बदलाव नहीं होता, अभी तो सजा की अवधि कम हो जाती है, अर्थात शेष सजा क्या है क्षमा कर दी जाती है। अवधि मतलब 3-5 साल का था, कुछ विशेष निश्चित अवधि पूरा कर लिए 3-3.5 साल या जो भी था, उसके बाद का अवधि क्या है सजा जो है शेष जो है उसको क्षमा कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि दंड परिहार के अंतर्गत कैदी को एक निश्चित तारीख दी जाती है जिस दिन से रिहा किया जाए, तत्पुरांत वह कानून की नजर में एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा, उसके बाद से वह स्वतंत्र व्यक्ति होगा। यद्यपि दंड परिहार का किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में ऐसा ये सब नहीं जानकारी रखना, बस परिहार को समझना है। और यह मुद्दा कहाँ से गुजरात से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में पॉलिटी के क्या है संवैधानिक शब्दावली दंड से संबंधित कुछ और है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
तो हम लोग इसमें देखते हैं कि दंड से संबंधित कुछ शब्दावली महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। जैसे क्षमा, क्षमा क्या होता है, लघुकरण क्या होता है, परिहार क्या होता है, विराम क्या होता है, प्रविलंबन क्या होता है। तो देखिए पूर्णतः माफ कर देना क्या होता है, इसका मतलब क्या है, अपराध कभी हुआ है नहीं, इसको बोलते हैं क्षमा। लघुकरण क्या है, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड अगर किसी को दिया हो तो कठोर दंड में अगर बदला जाएगा तो वह क्या करवाएगा, लघुकरण कहलाएगा। परिहार मतलब क्या है, सजा की अवधि को, जैसे अभी परिहार पे चर्चा हो रहा है, जैसे सजा की अवधि को बदलने से 2 वर्ष का कठोरतम सजा को क्या है, कारावास को 1 वर्ष के कठोरतम कारावास में बदल देना, यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा परिहार, जिसपे अभी चर्चा हो रहा है गुजरात सरकार के दंड परिहार को देने के निर्णय पर रोक लगा दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्या विराम मतलब क्या, विशेष अवस्था परिस्थिति, जैसे कोई महिला क्या है, गर्भवती है तो उनको क्या है, या फिर जो है कोई शारीरिक रूप से अपंग है, तो इस नजरिए से सजा को कम करना। प्रविलंबन क्या होता है, किसी को दंड कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया से फांसी का कुछ समय के लिए टाल देना, यह कहता है प्रविलंबन। तो हम लोगों ने देखा ये सब चीज। इसमें क्या है, परिवार से संबंधित क्या है, संवैधानिक प्रावधान, इसको हम लोग समझते हैं। राष्ट्रपति महोदय के संबंध में है ये कि अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को कतिपय मामलों में, उन मामलों में जहां मृत्यु दंड दिया गया वहां क्षमा, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन कर सकता है या निलंबित या कम कर सकता है। और वहीं राज्य के राज्यपाल, अनुच्छेद 161, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति क्षमा, लघुकरण ये सब कर सकते हैं। और अनुच्छेद 161 में क्या है, अनुच्छेद 161 में क्या है, राज्य के राज्यपाल किसी मामले को कानून या किसी अपराध को दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार दे सकते हैं। ठीक है, सजा को निलंबित, हत्या या कम कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु दंड से संबंधित मामले में क्या है, केवल राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार है। ये हमने देखा, ये हमने समझा क्या है नहीं है। इसमें क्या है, बिल्किस बानो वाला जो मामला था वह एक मामला था, हालांकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि वही है कि जो है सरकार, गुजरात सरकार के निर्णय को क्या है कि 7 सदस्यों की जो हत्या में शामिल हुए थे और सामूहिक बलात्कार से कृत्य किया गया है, उसमें क्या है कि उनको 11 दोषियों को दंड परिहार देने के गुजरात सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया गया। यही चीज हम लोग को जानने के बाद, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक सिलक्यारा में क्या सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, वो जो कि सफल रहा, इसको हम लोग समझेंगे यह क्या था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग, कहाँ पर सिलक्यारा सुरंग है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग। पिछले 17 दिनों में फंसे, 17 दिन तक जो 41 मजदूर फंसे रह गए थे, ये काफी घटना का कुछ वीडियो भी आया था, आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो यह क्या है कि यह जो है 41 मजदूरों को 28 नवंबर 2023 की शाम को सुरक्षित बाहर निकल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों के अनुसार सभी मजदूर को एक एक करके 900 मिमी के उस पाइप के जरिए बाहर निकाला गया जो उस मलबे में ड्रिल करके डाला गया था। टनल से बाहर आए प्रत्येक मजदूर के लिए उत्तराखंड सीएम धामी ने 1 लाख रुपया दिए जाने की घोषणा की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान में अंतिम 10 मीटर खुदाई करके रेड हॉल माइनिंग का सहारा लिया गया था। किस प्रकार से माइनिंग किया गया था, रेड हॉल माइनिंग सहारा लिया गया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अंगूर ड्रिल मशीन जैसे दक्ष उपकरण के भी तेल टूटने हो जाने के बाद बचाव कर्मियों का अंतिम कुछ मीटर खुदाई के लिए रेड हॉल माइनिंग का सहारा लिया गया। अधिक चर्चा का विषय इसलिए रहा क्योंकि 2014 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इसे बैन कर दिया गया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग समझेंगे रेड होल माइनिंग क्या होता है। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट के दृष्टिकोण से कि सिलक्यारा में ऐसा घटना घटा था जो कि उत्तराकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था। 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे हुए रह गए थे, जिसमें क्या है कि अंतिम रूप से क्या है काफ़ी सारे बचाव के कार्य किए गए लेकिन कोई हो नहीं पा रहा था सवाल। इसमें क्या है कि 2014 में जो रेड होल माइनिंग इसको क्या कर दिया गया था, जो कि
एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा क्या कर दिया था, बैन कर दिया, तो उसके माध्यम से क्या सहारा लिया गया था। अंतिम 10 मीटर, चलिए हम लोग समझते हैं रेट और माइनिंग होता क्या है। रेट होल माइनिंग हाथ से कोयला निष्कर्षण की एक विधि। इसमें जमीन से संकीर्ण ऊर्ध्वाधर ऐसे गड्ढे खोदकर जो आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त छोड़ा होता है के माध्यम से कोयले का निष्कर्षण होता है। इस गड्ढे को रेट हॉल के रूप में जाना जाता है। ये गड्ढे 100 मीटर तक गहरे हो सकते हैं, क्षेत्रीय रूप से लंबी दूरी फैले हो सकते हैं। इस रस खनिक रस्सी और बांस के सीढ़ी का उपयोग करके इस गड्ढे को उतरते हैं, हाथ के औजारों का उपयोग करके कोयला निकालते हैं। इस तरह के खनन में आदिम उपकरण से गेती, फावड़े, टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए किस प्रकार से है, जैसे फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। साइड कटिंग होते हैं और क्या होते हैं, रेट और खनन। जिसमें क्या है, साइड कटिंग के बारे में देखते हैं। देखिए साइड कटिंग इस प्रकार से किया जाता है, पहाड़ी को साइड से काटा जाता है। इस तरह के खनन में पहाड़ी ढलानों पर संकीर्ण सुरंगें खोदी जाती है और श्रमिक कोयले की परत निकालने के अंदर जाते हैं। दूसरा क्या है, रेड होल माइनिंग। इसे बॉक्स कटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह आयताकार होता है, जो 10 से 100 मीटर तक होता है। इसमें 100 से 400 फीट गहरा एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है और यह एक बार में कोयले की परत मिल जाने के बाद चूहे के बिल के आकार की सुरंगें क्षैतिज रूप से खोदी जाती है। एक बार कोयले की परत मिल जाने के बाद चूहे के बिल के माध्यम से की सुरंगें क्षैतिज रूप से खोदी जाती है, जिसके माध्यम से श्रमिक कोयला निकाल सकते हैं। तो यह क्या है, इसे बैन लगा गया था। चलिए ठीक है, आप लोग देखेंगे केवल रेड होल माइनिंग, ऐसे में यही हम लोग देखेंगे कि यह क्या होता है, आयताकार होता है, 10 से 100 मीटर तक होता है। उसमें 100 से 400 फीट गहरा ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यह जो है चूहे के बिल के आकार की सुरंगें क्षैतिज रूप से खोदी जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है, क्षैतिज रूप से सुरंगें खोदी जाती है। चलिए, तमिलनाडु सरकार की वधूवर की नियुक्ति। देखिए ये क्या चीज़ है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के शैव मंदिरों में भजन और स्तुति गाकर देवी देवताओं की पूजा वंदना करने के लिए 15 वधूवरों से 5 महिलाएं भी शामिल हैं की नियुक्ति का आदेश दिया। वधूवर कौन होते हैं? तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में विशेषकर धार्मिक समारोहों अनुष्ठानों के दौरान भक्ति संगीत प्रस्तुत करने वाले संगीतज्ञ हैं, किंतु वे पुजारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये कहते हैं भक्ति संगीत प्रस्तुत करते हैं वधूवर। और तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में धार्मिक समारोह में पवित्र नहीं आते तथा उन्हें पवित्र गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, वे पुरुष और महिला दोनों, मतलब इनको पवित्र गर्भगृह में नहीं घुसने की अनुमति, क्योंकि वो क्या पुजारी नहीं है और केवल संगीत प्रस्तुत करने का माध्यम होता है इनका। पुरुष और महिला दोनों से न केवल नियमित पूजा के दौरान बल्कि विशेष कार्यों द्वारा थिरुमुराई गायन प्रस्तुति देते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य प्राचीन तमिल भक्ति परंपरा का संरक्षण और प्रसार करना है। थेवरम और थिरु और सागम दो प्राचीन तमिल ग्रंथ हैं। यह भगवान शिव के भजन और स्तुतियों का संकलन है। मतलब थेवरम और थिरुवसागम क्या है, प्राचीन तमिल ग्रंथ है, भगवान शिव के भजन और संस्तुतियों का संग्रह संकलन है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्राचीन काल से वधूवर से ही करते आए हैं। ठीक है, इस रूप में क्या है, यह चर्चा में रहा था। जैसे अलवार और नैनार आपने पढ़ा होगा इतिहास में, क्या होते हैं अलवार और नैनार। अलवार जो है ये वैष्णव जो है ना, वैष्णव संत होता है, वैष्णव भक्त कवियों का क्या होता है, समूह होता है। और यह भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। भगवान विष्णु के प्रति वैष्णव होते हैं और रचनाओं के मोक्ष प्राप्त करने ईश्वर के प्रति समर्पण की अवधारणा बल देते हैं। प्रमुख अलवार संत हैं श्री अंडाल, थिरुमांझी साई अलवार, तिरुपन लवार, नम्मावार, पुलकेसरा लवार, ये सब हैं। उसके बाद नैनार, नैनार आप लोग जानते होंगे शैव संत होते हैं, शैव संत होते हैं। तो इस चीज को ही आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में
महिला आंतरिक प्रवासन के संबंध में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े। इसमें हम लोग देखते हैं कि आवधिक प्रवासन से तात्पर्य क्या होता है? देश की सीमा के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवासन से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है इसको हम लोग जो है देखेंगे। ये महिला प्रवासन के कारण क्या होता है? शिक्षा के लिए प्रवासन, रोजगार के लिए प्रवासन, यही है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। चलिए हम लोग 18वीं लोकसभा को हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, फिर ये टॉपिक यहीं पे एंड करेंगे। 18वीं लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता देश भर में लागू। 17वीं लोकसभा कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होना है। इसके पूर्व भी 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई, जिसमें क्या है कि लोकसभा की सभी 544 सीट, हम लोगों ने देखा था 545 सीट था पहले, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन के पद को क्या है 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। और के लिए क्या है 7 चरणों में आयोजन करवाया गया चुनाव का, 7 चरण, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है कि 13 राज्यों में विधानसभाओं के 26 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव इसके साथ ही कराया जाएगा। 13 राज्यों के 26 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव। मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव आयुक्त के क्रम में जानते हैं कि 1+2 का फॉर्मूला होता है। 1+2 मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि चुनाव कार्यक्रम घोषणा का मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री राजीव कुमार। और नवनियुक्त चुनाव आयुक्त कौन थे? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, श्री सुखवीर सिंह संधू। इसके साथ ही 16 मार्च 2024 को आचार संहिता लागू हुआ था। 16 मार्च 2024। और इसमें हम लोग देखते हैं कि लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम, इसमें 7 चरण में हम लोग देखें कि टोटल जो है आचार संहिता कब लागू हुआ? 16 मार्च 2024। इस डेट को हम लोग याद रखेंगे, 16 मार्च 2024 को। और लोकसभा चुनाव में कितने सीटों के लिए मतदान हुआ? 18वीं लोकसभा चुनाव 543, जिसमें कि बिहार के दृष्टिकोण में कितने रहते हैं? 40 MP चुने जाते हैं टोटल बिहार भर से। और यह जो है बिहार में जो चुनाव आयोजित हुआ, तो इसी में जो है ना प्रश्न वगैरह सब कुछ कुछ पूछे जाते हैं। कितने चरण में आयोजित हुआ, बिहार में कितने लोकसभा के सीट हैं, इसको हम लोग पॉलिटी वाले में भी देखेंगे। अभी क्या है, हम लोग जो है ये कर रहे हैं, अभी कार्य नकर के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको जो है इसी रूप में हम लोग देखते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। और दो चीज ध्यान रखें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार, और अन्य 2 चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखवीर सिंह संधू। चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदया का 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्र की उपलब्धियों पर राष्ट्रपति का उल्लेख। तो इसमें वही हम लोग देखेंगे कि जो इनके द्वारा किया गया, मतलब क्या है 75वां गणतंत्र दिवस, मतलब गणतंत्र दिवस से पहले, गणतंत्र दिवस से पहले 26 जनवरी मतलब होता है गणतंत्र दिवस, 25 जनवरी को शाम को जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा संबोधित किया था देश को, देश के नाम। तो उसी में जो राष्ट्रपति महोदया द्वारा कल्याणकारी योजना और जो चर्चा के बारे में, उपलब्धि के बारे में चर्चा की, तो उसी कुछ कुछ बिंदु हैं। तो यह हालांकि जानकारी तौर पर राष्ट्रपति परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ उपलब्धि भी दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति संबोधन में किन किन बातों का उल्लेख किया गया, उसको सार के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि 75वां गणतंत्र दिवस, या 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस हुआ कौन सा था? 75वां। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कौन है? फ्रांसीसी राष्ट्रपति। और जो है इसमें क्या है कि पहली बार कोई विदेशी सैन्य दल गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें संस्कृति मंत्रालय की झांकी, जिसका विषय था भारत लोकतंत्र की जननी, इसको क्या है प्रथम पुरस्कार मिला था, संस्कृति मंत्रालय की झांकी।
G20 सम्मेलन, जो 18वां G20 सम्मेलन 2023 के हुआ था 23 में, इसमें भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। तो ये सब कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें क्या है कि पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक करने के बाद रह गया यहाँ से भारत के राष्ट्रीय युवा संसद 2024, राष्ट्रीय युवा संसद 2024। इस टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग करते हैं, और इसी के साथ जो है करंट अफेयर का सीरीज को, जो आज प्रथम करंट अफेयर का सीरीज था, इसको हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग राष्ट्रीय युवा संसद 2024 से करंट अफेयर शुरू करेंगे फिर से। ओके, थैंक यू।